मैं सर्वेश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल और ट्रांसफार्मर के वर्किंग को डिटेल तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है और ट्रांसफार्मर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये दोनों टॉपिक को आप डिटेल तरीके से आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। इट मीन्स ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इस चीज को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको मैं बता दूं कि ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वह म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण जिसको बोलते हो, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर एक काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन, एक हमारा सेल्फ इंडक्शन होता है और एक हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो सबसे पहले इन दो टर्म को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन और किसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब यह होता है कि यदि हम किसी कॉइल में हम करंट को फ्लो कराते हैं या सप्लाई देते हैं और उसी कॉइल में कोई चीज़ इंड्यूस होती है तो वहाँ पर हमारा सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट होता है। और वहीं यदि किसी एक कॉइल को हम करंट देते हैं या सप्लाई या सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे में कोई भी हम करंट नहीं फ्लो कराते हैं, कोई भी सोर्स से नहीं कनेक्शन देते हैं, लेकिन पहले में उत्पन्न हुई चीज़ें या उत्पन्न हुआ फ्लक्स यदि दूसरे कॉइल को भी क्या कर जाता है, लिंक कर जाता है और उसके वजह से वहाँ पर कोई चीज़ इंड्यूस होती है तो वह हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर में यही घटना घटित होती है। ट्रांसफार्मर में हम सेकेंडरी को सप्लाई नहीं देते हैं, प्राइमरी को सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी में प्राइमरी की बदौलत आपका ईएमएफ इंड्यूस जाता है और प्राइमरी का जो फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी को भी लिंक कर जाता है। तो ये कहीं ना कहीं म्यूचुअल का कंसेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है और वहाँ पर चूंकि फैराडे के नियम के अनुसार सेकेंडरी साइड भी आपका एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि यह जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगर आपके ये बहुत ही आपके कई बार आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वहाँ पर आप तुरंत आंसर दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण जिसको बोल सकते हो, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको नोट कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टर्म है और इसे याद रखिएगा क्योंकि यह हमारा कई बार आपके पेपर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको नहीं भूलना है, ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। इट मीन्स ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, इसको हम लोग डिटेल तरीके से समझेंगे। और आज आप देखोगे आप बहुत सारे आज आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आप डिटेल तरीके से डेप्थ में गहराइयों में जाकर आप समझोगे कि वास्तव में ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। क्यों हम लोग कहते हैं कि ट्रांसफार्मर में पूरे कोर में हमारा फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, कैसे हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, क्यों प्राइमरी और सेकेंडरी का जो फ्रिक्वेंसी होती है दोनों कॉइल का हमारा क्या होता है, सेम होता है। इन डिटेल आपके क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन निकलने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह आज के लेक्चर में आप लोग ट्रांसफार्मर के एक डेप्थ कंसेप्ट को डिटेल तरीके से समझेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और गौर से एक एक कंसेप्ट पर आप फोकस रहिएगा।
कंसंट्रेशन बना के रखिएगा ताकि कोई भी कंसेप्ट आप मिस ना करो और भविष्य में फिर दोबारा इस चीज़ को समझने की आपको ज़रूरत ना पड़े, हमेशा के लिए आपका एक कंसेप्ट तैयार हो जाए। चलिए, तो दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक था वो हमारा क्या था, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है इसको भी हमारा समझने के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, क्योंकि जानना सभी को ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप कोई चीज़ पढ़ा करो तो उसके बेसिक को समझा करो, क्योंकि जिस स्टूडेंट का कोई भी टॉपिक का यदि बेसिक अच्छे से क्लियर होता है, समझ में आ जाता है, तो बाकी सब चीज़ें उसके लिए आसान हो जाती है। चलिए, तो कैसे ट्रांसफार्मर वर्क करता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने एक ट्रांसफार्मर का फिगर बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यह ट्रांसफार्मर का हमारा आयरन कोर है। इसको हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं, पतली पतले चादरों में इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। लेमिनेशन क्यों करते हैं, लेमिनेशन करने से हमारा ईडी करंट लॉस क्या हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है, कम हो जाता है। इसी वजह से हम इसे क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं। चलिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर, इसको हम दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कर देते हैं। ये हमारा वाइंडिंग क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, क्योंकि प्राइमरी साइड इसको हमने करके रखा हुआ है। प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोल रहे हैं, जिधर हम सप्लाई दे रहे हैं। और ज़रा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर एसी सप्लाई प्राइमरी पर देते हो, क्योंकि यह डीसी पे काम नहीं करता है, उसको भी हम लोग डिटेल समझेंगे। एसी सप्लाई जैसे आपने दिया यहाँ V1, जैसे आपने एसी सप्लाई आप अल्टरनेटिंग सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड करते हो, तो उसकी बदौलत सर्किट क्लोज है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका एक करंट फ्लो करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, I1। वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। और इस कॉइल में जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इस कॉइल में एक करंट जैसे फ्लो करेगा तो N1 इंटू I1 इंटू N1, इस एम्पियर टर्न, कौन सा एम्पियर टर्न, I1 इंटू N1, ये हमारा है क्या, एम्पियर टर्न। इस एम्पियर टर्न की वजह से हमारा एक फ्लक्स उत्पन्न होगा, और वो हमारा फ्लक्स क्या होगा, उसको हम नाम जो देंगे वो हमारा क्या होगा, मेन फ्लक्स, φm। इट मीन्स जैसे ही हमने यहाँ पर एसी सप्लाई दिया, एसी वोल्टेज सोर्सेज को कनेक्ट किया, तो अल्टरनेटिंग करंट हमारा एक प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि सर्किट क्लोज है। इस अल्टरनेटिंग करंट की वजह से जो कॉइल में आपको फ्लो कर रहा है, तो एम्पियर टर्न N1 I1, इट मीन्स I1 N1 की वजह से इसमें हमारा एक फ्लक्स उत्पन्न होगा, प्रोड्यूस होगा, और वह फ्लक्स हमारा क्या है, φm, जिसको हम मेन फ्लक्स बोलना है। और वह मेन फ्लक्स हमारा क्या होगा, इस कोर के जो मैग्नेटिक पाथ इसको प्रोवाइड कर रहा है, इस कोर में क्या करेगा, वह आपको चलना स्टार्ट करेगा, वह आपको ट्रेवल करेगा। तो यह हमारा मेन फ्लक्स है। किसकी बदौलत आया मेन फ्लक्स, एम्पियर टर्न, कौन, I1 इंटू N1 की वजह से हमारा फ्लक्स 5m यहाँ पर आपको जनरेट हुआ। और यही फ्लक्स इस कोर में सर्कुलेट करेगा, इस कोर में क्या होगा, सर्कुलेट करेगा। यह कोर क्या करता है, इसी मैग्नेटिक एक पाथ प्रोवाइड करता है, ताकि हमारा फ्लक्स क्या कर सके, ट्रेवल कर सके, सर्कुलेट हो सके। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस एम्पियर टर्न की वजह से अब यहाँ पर इस सेकेंडरी वाइंडिंग, इधर हमारा क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग,
अभी तक जब तक हम इधर आपको कोई लोड नहीं कनेक्ट किए हैं तब तक हमारा सेकेंडरी क्या है, खुला है। अब होगा क्या कि यह जो फ्लक्स आपको प्राइमरी साइड से आपको प्राइमरी एम्पियर टर्न की वजह से जो जनरेट हुआ है फाइम, अब इस मैग्नेटिक पाथ की वजह से, इस मैग्नेटिक पाथ के थ्रू यह फ्लक्स फाइम इस सेकेंडरी को भी लिंक करेगा। और जैसे सेकेंडरी को लिंक करेगा तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो कहानी यहाँ पर वही कहानी मैं यहाँ पर पहले डिस्कस कर दूँ कि यह जो करंट की बदौलत यानी I1 N1 एम्पियर टर्न की वजह से जो फाइम प्रोड्यूस हुआ, उस फ्लक्स, वो भी फ्लक्स हमारा कैसा होगा, चेंजेबल नेचर का होगा, चेंज होगा क्योंकि हमारा अल्टरनेटिंग चीज़ है, ये भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो फैराडे के नियम के अनुसार प्राइमरी साइड भी आपका एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उस ईएमएफ को हम क्या बोल रहे हैं, E1। E1 क्या है, प्राइमरी का इंड्यूस ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ। क्यों? क्योंकि फ्लक्स हमारा अल्टरनेटिंग है, वो चेंजेबल है, जिसकी बदौलत हमारा यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यही कंसेप्ट यहाँ भी लागू होगा। यह फाइम इसको भी लिंक कर रहा है, सेकेंडरी को भी, तो जैसे इसको सेकेंडरी को लिंक कर रहा है, यह फ्लक्स हमारा चेंजेबल नेचर का, इट मीन्स क्या है, अल्टरनेटिंग नेचर का है। तो इस फ्लक्स जैसे इस कॉइल को लिंक करेगा सेकेंडरी के, तो फैराडे के नियम के अनुसार यहाँ पर भी आपका एक ईएमएफ इंड्यूस जाएगा और उस ईएमएफ को हम क्या बोल रहे हैं, E2 बोल रहे हैं। अब जैसे ही इसके सेकेंडरी को हम लोड देते हैं, लोड से कनेक्ट करते हैं, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे सेकेंडरी लोडेड हो गया, लोड यहाँ पर कनेक्ट हो गया, सर्किट क्लोज हो गया। अब इसकी बदौलत, अभी हमारा ये सोर्स की बात व्यवहार करेगा, इसकी बदौलत हमारा इसमें एक करंट फ्लो कर जाएगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी करंट बोल रहे हैं, I2 बोल रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इस करंट के फ्लो होने की वजह से यहाँ पर इसका टर्न हमारा क्या है, N2 है, तो I2 N2 एम्पियर टर्न, जरा ध्यान दीजिएगा, एम्पियर टर्न I2 N2, इसकी वजह से आपका एक फ्लक्स उत्पन्न होगा, जिस प्रकार से यहाँ पर आपको प्राइमरी में फ्लक्स उत्पन्न हुआ था। अब यह जो फ्लक्स होगा, इस फ्लक्स को हम क्या बोल रहे हैं, φ2 बोल रहे हैं। और यह फ्लक्स φ2 की दिशा क्या होगी, यह हमारा जो फ्लक्स φ2 होगा अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, लेंज के नियम के अनुसार यह फ्लक्स φ2 इस φm के कैसा होगा, जस्ट क्या होगा, विपरीत होगा। क्यों? क्योंकि यह फ्लक्स φ2 φm का क्या करेगा, विरोध करेगा। यह फ्लक्स φ2 के लिए जिम्मेदार कौन था, वह φm था। तो यह जो हमारा प्रभाव उत्पन्न हुआ है, इफेक्ट है, वह अपने कॉज का अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। तो इसका कॉज क्या है, φm है, तो यह φ2 φm का क्या करेगा, विरोध करेगा। इट मीन्स इस φ2 की जो दिशा होगी, इसके जैसे क्या होगा, इसके जस्ट विपरीत होगा। इट मीन्स यह जो फ्लक्स φ2 प्रोड्यूस होगा, वह फ्लक्स φ2 हमारा क्या होगा, उसकी दिशा φm के जस्ट विपरीत होगी। अब यह हमारा जो फ्लक्स होगा, इसकी दिशा हमारा क्या है, ये हमारा φ2 है। यह φ2 जो है वो हमारा क्या है, φm के जस्ट विपरीत है। यह फ्लक्स φ2 हमारा φm के जस्ट कैसा है, विपरीत है। तो इसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यह जो फ्लक्स φ2 जो φm के कैसा है, विपरीत है, तो इसका कहीं ना कहीं आपको कुछ इम्पैक्ट आपको φm पर दिखेगा। और वह इम्पैक्ट क्या होगा, इसके विपरीत दिशा होने की वजह से यह φm का क्या करेगा, विरोध करेगा। यह φm का क्या करेगा, विरोध करेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जो नेट फ्लक्स होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, φm माइनस अब φ2 हो जाएगा। इट मीन्स यह जो हमारा अब नेट फ्लक्स हो गया, वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। अब ये जो φm माइनस φ2, जो पहले φm हुआ करता था, अब उसमें से φ2 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, उतना अपोज कर रहा है। तो हमारा ओवरऑल नेट फ्लक्स क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। अब ओवरऑल नेट फ्लक्स अगर डिक्रीज करेगा तो उसका इंपैक्ट क्या देखने को मिलेगा, ये जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है, अब वो भी हमारा क्या कर जाएगा, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि फैराडे ने अपने सेकेंड नियम में आपको बताया था कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो ईएमएफ भी आपका क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स यह जो हमारा ओवरऑल फ्लक्स डिक्रीज कर गया, इसकी वजह से हमारा क्या होगा, ईएमएफ भी हमारा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, वह घट जाएगा। अब V1 और E1, अब जरा ध्यान दीजिएगा, आइडियल केस में हम बोल सकते हैं कि ये जो E1 होगा, वो V1 के क्या होगा, जस्ट इक्विवेलेंट होगा। लेकिन अब जब क्या है, E1, अब जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, जब E1 हमारा क्या हो गया, डिक्रीज कर गया पहले की तुलना में, तो V1 और E1 के बीच में एक हमारा अंतर क्रिएट हो जाएगा, एक पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा। अब उस अंतर की वजह से
प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू एक एडिशनल करंट आपको क्या होती है, ड्रॉ होती है। किसके वजह से? इस V1 और E1 के अंतर की वजह से, इनके बीच डिफरेंस की वजह से प्राइमरी से एक एडिशनल करंट आपको क्या होती है, ड्रॉ होती है, और उस करंट को हम I1 डैश बोल रहे हैं। वो हमारा करंट क्या है, I1 डैश होता। अब यह जो एडिशनल करंट ड्रा हो रही है, इसकी वजह से भी आपको प्राइमरी में एक एम्पियर टर्न और क्रिएट होगा। वह हमें हमारा एम्पियर टर्न क्या होगा, एम्पियर टर्न, जरा ध्यान दीजिएगा, एम्पियर टर्न किसकी वजह से, I1 डैश इंटू N1, एम्पियर टर्न I1 डैश इंटू N1 की वजह से एक और फ्लक्स हमारा क्या होगा, वह प्रोड्यूस होगा, और वह फ्लक्स हमारा क्या होगा, उसको हम बोल रहे हैं φ1। इट मीन्स अब इसकी वजह से एक फ्लक्स और इसमें ट्रेवल करेगी, और वह फ्लक्स हमारा क्या होगा, और यह फ्लक्स हमारा क्या है, φ1। अब देख रहे हैं कि यह फ्लक्स हमारा जो है φ1, यह फ्लक्स जो हमारा है φ1, यह फ्लक्स जो हमारा φ1 है, उसकी दिशा किसके साइड है, φm के साइड। यह फ्लक्स हमारा क्या है, φm के साइड है। इट मीन्स जो प्राइमरी एम्पियर टर्न N1 I1 डैश के द्वारा जो एडिशनल फ्लक्स हमारा φ1 प्रोड्यूस हुआ है, वह हमारा मेन फ्लक्स जो φm है उसी की दिशा में है, उसी की दिशा में क्या होता है, उत्पन्न होता है। अब क्या होगा, जो फ्लक्स φ1 है वह φ2 को क्या करेगा, टोटली कंपनसेट करता है। इट मीन्स φ1 φ2 को कंपनसेट करता है। φ1 क्या करता है, φ2 को कंपनसेट करता है, और फ्लक्स φm को कांस्टेंट बनाए रखता, φm को कांस्टेंट बनाए रखता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, फ्लक्स φm को कांस्टेंट बनाए रखता है। तो आपने डिटेल तरीके से समझा कि देखा कि ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ तो इस पूरे कोर में 3 फ्लक्स ट्रेवल कर रहे हैं। कौन कौन, φ1 φ2 और φm। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो φm और φ1 है वह उसकी दिशा सेम है, और φ2 की दिशा उन दोनों की कैसी है, विपरीत है। इट मीन्स यह जो φ1 है वह φ2 को टोटल क्या कर रहा है, कंपनसेट करके इस φm को क्या करता है, कांस्टेंट बनाए रखता है। यही रीजन है हम बोलते हैं कि जो ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है उसके पूरे कोर में जो हमारा फ्लक्स होता है वह कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है। वो हमारा फ्लक्स कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक चीज़ जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो एडिशनल करंट फ्लो हुई है, एडिशनल करंट जो आपको फ्लो यहाँ पर कर रही है, एडिशनल करंट I1 को, उसको एक हम फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो I1 डैश को अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो I1 डैश को कैसे निकालेंगे, I1 डैश किसकी वजह से आया, जब V1 और E1 के बीच आपका एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। इट मीन्स V1 माइनस E1 अपॉन ZP मतलब क्या है, प्राइमरी, इसको मैं Z1 बोल सकता हूँ, प्राइमरी का इम्पिडेंस। यही इस फार्मूला से हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम एडिशनल करंट जो हमारा I1 डैश है उसको हम इस फार्मूला से उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ट्रांसफार्मर में 3 फ्लक्स आपको सर्कुलेट हो रहे हैं, φm और φ1 और φm की दिशा सेम है, φ2 की दिशा उसके विपरीत है। φ1 φ2 को कंपनसेट करके φm को कांस्टेंट पूरे कोर में बनाए रखता है, पूरे कोर में क्या करता है, उसको कांस्टेंट बनाए रखता है। तो एक ट्रांसफार्मर में कॉइल के बीच, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्रांसफार्मर में कॉइल्स के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। इसीलिए कॉइल्स में इंड्यूस EMF या इंड्यूस वोल्टेज की जो फ्रिक्वेंसी होती है वह एग्जैक्टली, जरा ध्यान दीजिएगा,
फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि एक ट्रांसफार्मर में जो कॉइल्स के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है, सापेक्षिक गति जिसको बोल सकते हो, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। इसीलिए कॉइल 2 में, कॉइल 2 कौन है, ये सेकेंड वाला, कॉइल 2 में इंड्यूस वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह एग्जैक्टली कॉइल 1 में जो आपका अप्लाइड वोल्टेज होता है उस फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, उस फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। हम बोल सकते हैं चूंकि यहाँ पर आपको ओवरऑल आपका फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हमारा डिवाइस होता है जो फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी को नियत बनाए रखता है, लेकिन यह वोल्टेज और करंट के लेवल को क्या कर सकता है, वह परिवर्तित कर सकता है। इट मीन्स यह ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट के लेवल को परिवर्तित तो करता है लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारा अपरिवर्तित रहती है, वो हमारा नियत रहता है, वो हमारा कांस्टेंट रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के यह वर्किंग प्रिंसिपल और ट्रांसफार्मर का वर्किंग सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।